एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमने स्टार्ट करना है आपका SBR स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग में चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अब हम आज जो नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉस्ट कंस्ट्रेंट के बारे में। कॉस्ट कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो इंफॉर्मेशन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट करते हो वो इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने के लिए या वो इंफॉर्मेशन को लेके आने के लिए कुछ कॉस्ट लगती होगी। तो अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कंस्ट्रेंट कॉन्सेप्ट वो ये कहते हैं कि जो कॉस्ट आपको लग रही है इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने के लिए दैट शुड बी लेस देन किसके, जो वो इंफॉर्मेशन आपको बेनिफिट दे रही है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप वो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कर रहे हो जिसमें कॉस्ट उसको लाने में ज्यादा है बट उसका बेनिफिट कम है। इस बात का आपने ध्यान रखना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त। दिस इज व्हाट वी कॉल कॉस्ट कंस्ट्रेंट। कॉस्ट कंस्ट्रेंट के बारे में क्या कहते हैं, प्रोड्यूसिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स टेक्स टाइम एंड कॉस्ट मनी। When developing IFRS standards, the board assesses whether the benefit of reporting particular information outweighed the cost involved in providing it. आपने ये देखना है कि whether the benefits of reporting particular information outweighed the cost, मतलब उससे ज्यादा तो नहीं है उस इंफॉर्मेशन का बेनिफिट। देखो जो आपको इंफॉर्मेशन का बेनिफिट हो रहा है दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन प्रोवाइडिंग सच इंफॉर्मेशन। IFRS 16 leases which is replaced by IAS 17 leases। IAS 17 था पहले लीजेस एग्रीमेंट के लिए, अब उसको रिप्लेस करके IFRS 16 आया। यह आपने अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर F7 में पढ़ा होगा, बहुत ही डिटेल्ड में था जिसमें हमने लेसी की अकाउंटिंग देखी थी एंड और सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे। रेडिकली चेंज लेसी अकाउंटिंग बाय रिक्वायरिंग ऑल लेसीज टू रिकॉग्नाइज एन एसेट एंड लायबिलिटी एट द इंसेप्शन ऑफ द लीव्स। IFRS did not change the accounting treatment of lessors। देखो जो चेंज हुआ वो किसकी अकाउंटिंग में हुआ, बेसिकली जो चेंज हुआ वो लेसी की अकाउंटिंग में किया गया, लेसर की अकाउंटिंग में चेंज नहीं लाया गया। क्यों? दिस वॉज बिकॉज मोस्ट स्टेक होल्डर डिड नॉट बिलीव द रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू लेसर्स इन IAS 17 वर ब्रोकन। The perceived time and cost involved in implementing substantial changes to lesser accounting वो कम ज्यादा माने गए, क्योंकि जो इश्यूज अराइज हो रहे थे ना वो लेसी अकाउंटिंग के केस में अराइज हो रहे थे, लेसर की अकाउंटिंग के केस में अराइज नहीं हो रहे थे। सो दैट्स वाई अब लेसर अकाउंटिंग को रिप्लेस करके एक नया स्टैंडर्ड लेके आना, उसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व थी वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू इट्स बेनिफिट। सो दैट्स वाई हमने इसको चेंज नहीं किया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त हमने इस बात का ध्यान रखना है कि द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन शुड ऑलवेज बी लेस देन इट्स बेनिफिट, उसके बेनिफिट से कम ही हो, ज्यादा ना हो। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्टिंग एंटिटी के बारे में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिपोर्टिंग, सबसे पहले तो मैम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में क्या कहता है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कहता है कि वी हैव टू रिपोर्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस। ये सारी चीजें मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि 5 चीजें हमने रिपोर्ट करनी है, 5 एलिमेंट्स जिसको हम बोलते हैं क्या, एसेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी। These 3 elements are reported in the statement of financial position, and income and expenses. These 2 elements are reported in the statement of financial performance. Statement of financial performance मतलब statement of financial performance का मतलब हुआ statement of profit or loss। और हम इसके साथ कुछ अलग एडिशनल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। कौन सी? अदर स्टेटमेंट सच एज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड नोट्स। Financial statements are prepared on the assumption that the entity is going concern। अब आप इस प्रोफेशनल लेवल पे आ गए हो तो मैं ये एज्यूम करूंगी आपको गोइंग कंसर्न का मतलब पता है। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या हुआ कि आपकी एंटिटी इन द फ्यूचर पीरियड
वाइंड अप नहीं होगी। हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ये एजम्पशन लेके बनाते हैं। दिस इज एन अकाउंटिंग एजम्पशन बेसिकली, कि आपकी जो बिजनेस है वो वाइंड अप नहीं होगा। दिस मीन्स इट दैट इट विल ऑपरेट टू कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर, फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर इट विल कंटिन्यू टू ऑपरेट। If this assumption is not accurate, then the financial statement should be prepared on different basis. अब अगर आपकी ये assumption accurate नहीं है तो financial statement should be prepared on डिफरेंट बेसिस। तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड होंगी वो डिफरेंट बेसिस पे होंगी। मैम फिर वो डिफरेंट बेसिस होगा क्या, अब इस बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो, गोइंग कंसर्न एजम्पशन लेके मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हूँ। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये है कि आप कोई एसेट परचेज करते हो, यानी कि आप कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करते हो, और जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया आप उसको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में रिपोर्ट करने की बजाय कहां पे लेके जाते हो? बैलेंस शीट, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। अब अगर आप इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लेके जाओगे तो इस केस में हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, एंड जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाता है आफ्टर डेप्रिसिएशन, जिसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू या कैरिंग अमाउंट बोलते हैं, आप क्या करते हो? वो नेक्स्ट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देते हो। तो ये क्या है? जो वैल्यू हम नेक्स्ट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये क्या है? ये हमारी गोइंग कंसर्न एजम्पशन का इफेक्ट है। लेकिन अगर मैम कुछ सिचुएशन ऐसी राइज हो गई है कि हम गोइंग कंसर्न एजम्पशन नहीं ले पा रहे हैं, तब क्या होगा? जैसे कोविड की सिचुएशन आई तो उस केस में कई स्मॉल और मीडियम बिजनेस जो थे वो बंद होने की कगार पे आ गए थे। जब लॉकडाउन लगा ऑल ओवर द वर्ल्ड तो कई मीडियम बिजनेस थे जिनको नहीं लग रहा था कि लॉकडाउन के बाद बिजनेस सरवाइव हम कर पाएंगे बिजनेस को सरवाइव। तो उस केस में जब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी, डिफरेंट बेसिस पे बन गई। मतलब यहाँ पे हमारे पास बैलेंस शीट में एसेट्स हैं एंड लायबिलिटीज हैं। अभी हम फॉर्मेट कंसीडर नहीं कर रहे, बैलेंस शीट में हमारे पास एसेट्स हैं एंड लायबिलिटीज हैं। अब ये एसेट्स का क्या होगा? दीज एसेट्स विल बी शोन एट फेयर वैल्यू। क्यों? मार्केट वैल्यू, ताकि हमारा बिजनेस में जो इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है वो समझ में आ जाए, और जो ये एनआरवी जो भी रियलाइज होगा इन एसेट से वो मैं लायबिलिटीज पे ऑफ करके जो इक्विटी बच जाएगी वो ओनर्स घर पे ले जाएंगे। अगर गोइंग कंसर्न एजम्पशन एक्यूरेट नहीं है तो आप इस बेसिस पे अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे। नेक्स्ट, द रिपोर्टिंग एंटिटी। अ रिपोर्टिंग एंटिटी इज वन। अब रिपोर्टिंग एंटिटी किसको कहते हैं? The reporting entity is one that prepares financial statements either through choice or as a result of legal requirements. कई एंटिटीज ऐसी होती हैं जैसे कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एक्विजिशन हुई है, तो लीगली ये रिक्वायरमेंट है कि उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी ही करनी है, और कुछ बॉडीज जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं हमारी, उनके पास ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करनी है। तो रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब क्या हुआ कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है आइदर थ्रू लीगल रिक्वायरमेंट और थ्रू चॉइस। Financial statements for two or more entities that are not parent or subsidiaries are called combined financial statements. It can be difficult in these circumstances to determine the boundary of reporting entity. Note that the conceptual framework does not stipulate how or when to prepare combined financial statement, although the board may develop a standard in the future. अब देखो क्या होता है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो इस पैरा में उन्होंने क्या कहा? इस पैरा में उन्होंने कहा कि जो टू और मोर एंटिटीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन कंपनीज की है जो पेरेंट और सब्सिडरीज नहीं है। अब लास्ट हमने लेवल में आपका जो स्किल्स लेवल था उसमें हमने कंसोलिडेशन का टॉपिक बहुत अच्छे से किया था। तो पेरेंट और सब्सिडरीज के केस में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं।
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन अगर 2 और मोर एंटिटीज आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इकट्ठे प्रिपेयर कर रही हैं, एक साथ हो रही हैं, तो उसको हम कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहेंगे। ठीक है, अभी ना ही आपका कोई कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में इन स्टेटमेंट्स के लिए प्रिंसिपल है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के लिए अभी कोई भी इसमें प्रिंसिपल नहीं स्टेट किया गया है, ना ही कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड आया है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया है इस पे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो आपका बोर्ड है यानी कि IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इस बारे में कोई फ्यूचर में आपका स्टैंडर्ड इशू करे। Financial statements produced for a reporting entity that comprises of a parent and its subsidiaries are called consolidated financial statements। ये हमने अच्छे से किया था आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग F7 में, जो स्किल्स लेवल में था, कि जो पेरेंट और सब्सिडरीज, अब याद है हमने 3 कैटेगरीज की थी वहां पे। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती थी, देखो, अगर जो एक्विजिशन है, अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर किया है, सपोज ए कंपनी ने बी कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदे हैं, और जो एक्वायर किए हैं शेयर्स, दीज शेयर्स आर मोर देन 50%, मोर देन और इक्वल टू 51%, मोर देन और इक्वल टू 51%, तो दैट केस में कंट्रोल आ जाता था किसके पास, जो कंपनी एक्वायर कर रही है। अगर ए कंपनी बी कंपनी के 80% शेयर से 70%, जो कि मोर देन 51% है, अगर वो परचेज करेगी, तो उस केस में हमारे पास दूसरी कंपनी का क्या आ जाता था, कंट्रोल आ जाता था। तो इस केस में आपकी पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशन जो है वो एस्टैब्लिश होता था, पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशन एस्टैब्लिश होता था। हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था कि जब कंट्रोल आ जाता है तो वहां से क्या होता है, आपकी कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाती है। मतलब बोथ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बोथ द कंपनीज, पेरेंट जिसने खरीदा है, सब्सिडरी जिसके शेयर्स खरीदे गए हैं, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंबाइन होती है, कंसोलिडेशन के रूल्स पढ़े थे। लेकिन अगर ये जो शेयर एक्वायर्ड है वो मोर देन 20% है, मोर देन 20% है, बट इक्वल टू 50% है, मोर देन 20% बट इक्वल टू 50%, तो इन दैट केस आपके पास कंट्रोल नहीं आएगा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आएगा। क्या आएगा, हम वर्ड यूज करते थे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, और उस केस में पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं होगा, उस केस में पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं होगा। तो मैम किसका होगा, उस केस में बोथ द कंपनीज आर सेड टू बी एसोसिएट कंपनी, बोथ द कंपनीज आर सेड टू बी एसोसिएट कंपनी। लेकिन अगर यही रेशो 0 से लेकर 20% तक है, देन दीज आर नॉर्मली कॉल्ड एज ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, दीज आर नॉर्मली कॉल्ड एज ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। सो ये 3 कैटेगरीज हमने अपने लास्ट लेवल्स में डिस्कस की थी, और इन तीनों कैटेगरीज में जो आपकी ये फर्स्ट कैटेगरी है, जहां पे आपका जो कंट्रोल है वो मोर देन इक्वल टू 51% होता है, वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेट की जाती है, एंड उस केस में पेरेंट सब्सिडरी रिलेशन आता है। हाँ, एसोसिएट कंपनी के केस में मैम अगर हम कंसोलिडेशन नहीं करते तो क्या करते हैं, एसोसिएट कंपनी के केस में हम कंसोलिडेशन नहीं, इक्विटी अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, कंसोलिडेशन नहीं, इक्विटी अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। इसके बारे में अब इस लेवल पे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो हम अपने टेक्स्ट पे वापस आते हैं। अब वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अ रिपोर्टिंग एंटिटी दैट कंप्राइजेस ऑफ पेरेंट एंड कंपनी एंड इट्स सब्सिडरीज आर कॉल्ड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इनमें से अगर मान लो ए ने बी कंपनी का 60% शेयर एक्वायर करके रखा है एंड सी कंपनी का 55% शेयर एक्वायर करके रखा है, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसकी बनेगी, ए कंपनी प्लस बी कंपनी प्लस सी कंपनी की।
एंड दीज 3 कंपनीज विल टुगेदर फॉर्म अ ग्रुप. इसको हम ग्रुप एंटिटीज कहेंगे, जिसमें जो ये आपकी पेरेंट कंपनी है दैट विल प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. These financial statements show the parent and its subsidiaries as a single economic unit. This information is important for investors in the parent because economic returns are dependent on distributions from the subsidiary to the parent. अब हमने ये भी पढ़ा था लास्ट लेवल्स में कि although these are considered to be separate legal entity, मतलब अगर हम अपने एग्जाम्पल में देखें तो A कंपनी, B कंपनी एंड C कंपनी ये तीनों सेपरेट लीगल एंटिटीज कहलाएंगी, बट अ सिंगल इकोनॉमिक यूनिट कहलाएंगी. दैट्स व्हाई इस पूरे सिंगल इकोनॉमिक यूनिट की परफॉर्मेंस और पोजीशन को रिपोर्ट करने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं. Unconsolidated financial statements also provide useful information to investors in a parent company. For example, about the level of distributable reserve, but they are not substitutes for consolidated. Although आपको सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनानी ही बनानी है, बट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी साथ में बनानी है. दे कैनॉट रिप्लेस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में. अब जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में टोटल 5 एलिमेंट्स रिपोर्ट किए जाते हैं. कौन कौन से? एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस. एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस, ये 5 एलिमेंट्स हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट होते हैं. दीज एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक. बिल्डिंग ब्लॉक मतलब दीज आर द ब्लॉक्स थ्रू विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड. इन्हीं ब्लॉक्स की वजह से हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रिपोर्ट्स एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि जिसको आप बैलेंस शीट बोलते हो, वो क्या रिपोर्ट करती है? एसेट, लायबिलिटीज एंड इक्विटी. एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिपोर्ट इनकम एंड एक्सपेंसेस, दैट इज आवर रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस. अब एक एक की डेफिनेशन पढ़ते हैं आगे कि एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस के डेफिनेशन क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट. अब एसेट क्या है हमारे लिए? इकोनॉमिक रिसोर्स है. एसेट इज एन इकोनॉमिक रिसोर्स. इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब क्या हुआ? देखो, रिसोर्स का मतलब क्या होता है? जिससे आपको कोई ना कोई बेनिफिट रिसीव होता है. वाटर रिसोर्स है हमारे लिए, बेनिफिट होता है मुझे इससे. एयर रिसोर्स है. उसी तरह एंटिटी के लिए उसका कैश रिसोर्स है. डेटर्स यानी कि रिसीवेबल्स रिसोर्स है. ठीक है. अब प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स बोला उन्होंने. प्रेजेंट जो आपके पास अभी है, विच इज कंट्रोल्ड, जो एंटिटी के कंट्रोल में है बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट. सो एसेट की डेफिनेशन को अगर हम समराइज करें तो हम क्या कह सकते हैं? एसेट की डेफिनेशन में प्रेजेंट प्लस इकोनॉमिक रिसोर्स है ये, जिसका कंट्रोल है एंटिटी के पास ड्यू टू पास्ट इवेंट्स, ड्यू टू पास्ट इवेंट्स. सिमिलरली लायबिलिटी. अब लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ना कोई. A present obligation of the entity to transfer an economic resource. अब इसके अंडर, इस ऑब्लिगेशन के अंडर आपको क्या करना है? आपको कोई ना कोई इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करना है. ठीक है. उसको हम क्या कहेंगे? लायबिलिटी. नेक्स्ट इक्विटी के बारे में बात करते हैं. अब इक्विटी का मतलब क्या है? रेजिडुअल इंटरेस्ट, बचा हुआ. रेजिड्यू का मतलब होता है बचा हुआ. रेजिडुअल इंटरेस्ट मतलब आफ्टर रियलाइजिंग ऑल एसेट्स हम क्या करते हैं? लायबिलिटी को पे कर देते हैं. सारी एसेट्स को देने के बाद हम लायबिलिटीज को पे कर देते हैं, और जो लायबिलिटीज को पे करने के बाद जो बचता है वो क्या है? ओनर्स इंटरेस्ट यानी कि इक्विटी. These are also called as, ये इक्विटी को हम नेट एसेट्स भी बोल सकते हैं. क्यों नेट एसेट्स क्यों बोल सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया, ऑल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ऑल एसेट माइनस लायबिलिटीज.
नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं चेंजेस इन इकोनॉमिक रिसोर्स। अब अगर इन इकोनॉमिक रिसोर्स में यानी कि एसेट्स और क्लेम्स में अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो हम उसको इनकम एंड एक्सपेंसेस कहेंगे। देखो इनकम का एक सिंपल सा मीनिंग बताऊं क्या है। सिंपल सा मीनिंग इनकम का ये है कि अगर आपके पास आपकी इक्विटी इंक्रीज हो रही है, किसकी वजह से, या तो आपके एसेट्स बढ़े हैं। देखो हमने इक्विटी की डेफिनेशन क्या की, इक्विटी को मैं समराइज करूं तो इक्विटी का मतलब हुआ ऑल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज वेदर इट इज करंट और नॉन करंट। तो अब इस केस में आफ्टर रियलाइजिंग ऑल एसेट्स माइनस उसमें से जो लायबिलिटी बच जाएगी वो आपकी इक्विटी है ना। तो अब इस केस में अगर आप एसेट्स को इंक्रीज करते हो, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। देखो अगर आप एसेट्स को इंक्रीज करते हो तो उस केस में इक्विटी भी इंक्रीज होगी, है ना। अगर आप एसेट को डिक्रीज करोगे तो इक्विटी भी डिक्रीज होगी। अब लायबिलिटी के केस में अगर आप लायबिलिटी इंक्रीज करते हो तो इक्विटी डिक्रीज होगी, इनवर्स रिलेशन है। और लायबिलिटी डिक्रीज करोगे तो इक्विटी आपकी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इनकम का मतलब एनीथिंग विच इंक्रीजेस एन एसेट और रिड्यूसेस लायबिलिटी, यानी कि अल्टीमेटली आपकी इक्विटी इंक्रीज हो रही है। दिस इज व्हाट वी कॉल एन इनकम। इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटीज, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, इंक्रीज इन इक्विटी। देखो चाहे एसेट को इंक्रीज कर लो चाहे लायबिलिटी डिक्रीज कर दो, दोनों केसेस में आपकी इक्विटी इंक्रीज हो रही है ना, तो इसीलिए दोनों केसेस में आपका इनकम है। लेकिन हाँ यहाँ पे आपके कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ने जो ओनर्स कंट्रीब्यूशन करते हैं ना, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, ये एक्सक्लूड कर दिया। फर्दर कैपिटल जो इंक्लूड है वो, फर्दर कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करते हैं वो एक्सक्लूड कर दिया। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ, एक्सपेंसेस का मतलब हुआ कि अब देखो यहाँ पे फिर से रिलेशन लिखते हैं इक्विटी का और उसका। अब आपका रिलेशन क्या है, इक्विटी इक्वल्स टू ऑल एसेट्स वेदर करंट और नॉन करंट माइनस लायबिलिटीज। तो अब इस केस में आपने, अब देखो एक्सपेंसेस का मतलब होता है विच अल्टीमेटली डिक्रीजेज योर इक्विटी। एक्सपेंसेस का मतलब हुआ जो आपके इक्विटी को डिक्रीज करता है। कब डिक्रीज होगी, जब एसेट्स डिक्रीज होंगे और अल्टीमेटली इक्विटी भी डिक्रीज हो जाएगी, या फिर लायबिलिटी इंक्रीज होगी और अल्टीमेटली इक्विटी भी डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो अब इस केस में यानी कि एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ, आइदर डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट आ रहा है डिक्रीज इन इक्विटी। दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की डेफिनेशन को, एक्सपेंसेस के मीनिंग को इस तरह से इंक्लूड किया। हाँ अब इस केस में जिस तरह से इनकम में कंट्रीब्यूशन एक्सक्लूड की थी ना, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन एक्सक्लूड कर दी, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं डिविडेंड या ड्रॉइंग्स। देखो हमारे पास दो चीजें हैं, एक है आपके पास एक्सपेंसेस और एक है आपके पास डिविडेंड। एक है आपके पास एक्सपेंसेस और दूसरा है आपके पास डिविडेंड। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है एक्सपेंसेस इज एन, अब जो आपका एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस इज एन डिडक्शन फ्रॉम प्रॉफिट। ये आपका डिडक्शन है प्रॉफिट की, डिडक्शन ऑफ प्रॉफिट, या हम ये भी कह सकते हैं दिस इज अ रिडक्शन, रिड्यूस करता है ना। अब डिविडेंड इज एन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है दोनों में, देखो आपके जो एक्सपेंसेस हैं दीज आर शोन इन स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और डिविडेंड हम कहां पे शो करते हैं,
प्रपोज डिविडेंड पहली बात तो हम शो ही नहीं करते कहीं पे, जब तक डिविडेंड पे नहीं होता तब तक हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड नहीं करते। प्रपोज डिविडेंड इज नेवर शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज ओनली डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू अकाउंट्स। दूसरी बात, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आप कहाँ पे रिपोर्ट करते हो? एक्सपेंसेस आप रिपोर्ट करते हो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। डिविडेंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिपोर्ट किया जाता है। डिविडेंड जो है आपका वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिपोर्ट किया जाता है। तो ये फर्क है एक्सपेंसेस और डिविडेंड में। सो दैट्स वाई आपका यहां से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जो है वो एक्सक्लूड कर दिया इन्होंने, यानी कि डिविडेंड पेमेंट्स एंड ड्रॉइंग्स ये सारा क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया एक्सपेंसेस की डेफिनेशन में से। अदर चेंजेस इन इकोनॉमिक रिसोर्स, कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू इक्विटी होल्डर्स, ये अदर कुछ रिसोर्सेज एंड क्लेम्स है, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी दैट डू नॉट इंक्रीज इक्विटी। अब इकोनॉमिक रिसोर्स की डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक रिसोर्स इज अ राइट दैट हैज पोटेंशियल टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट। अब इकोनॉमिक बेनिफिट आपको क्या होगा? इकोनॉमिक बेनिफिट आपको होगा इनकम की फॉर्म में हो सकता है, या कोई आपका एसेट बन सकता है, ठीक है? ये क्या है आपका इकोनॉमिक बेनिफिट। अब हम नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं रिकॉग्निशन एंड डी रिकॉग्निशन के बारे में। अब रिकॉग्निशन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? रिकॉग्निशन का मतलब है कि ऐसे कौन से इवेंट होने पर आप अपनी वन ऑफ द एलिमेंट्स जो है आइदर इट इज एन एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस या इक्विटी, आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है? याद है हमारे स्टैंडर्ड्स में सारे ही स्टैंडर्ड्स में आपके दो क्राइटेरियाज दिए हुए हैं। फर्स्ट इज रिकॉग्निशन क्राइटेरिया एंड नेक्स्ट इज मेजरमेंट क्राइटेरिया। फर्स्ट इज रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, नेक्स्ट इज मेजरमेंट क्राइटेरिया। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मतलब वो कंडीशंस जिसके सेटिस्फाई होने पर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक इवेंट को रिकॉग्नाइज करोगे। एंड मेजरमेंट मतलब वो कंडीशंस कह सकते हैं हम जिनके बेसिस पर हम इनिशियल मेजरमेंट करते हैं, यानी कि अपने एसेट, लायबिलिटी, इनकम या एक्सपेंसेस को फर्स्ट टाइम मेजर करते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, फिर सब्सिक्वेंटली भी मेजर करते हैं। ये क्राइटेरियाज हमारे स्टैंडर्ड्स में दिए गए होते हैं। अब ये क्राइटेरिया का बेसिस क्या है? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में हमने पढ़ना है आइटम्स आर ओनली रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ दे मीट द डेफिनेशन ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स। आइटम्स आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिर्फ तब रिकॉर्ड होंगी जब वो आपका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। अब क्या रिकॉग्निशन क्राइटेरिया? एलिमेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड इफ रिकॉग्निशन प्रोवाइड्स यूजर्स विद द यूजफुल इंफॉर्मेशन। इन अदर वर्ड्स ये दो कंडीशंस क्या हैं आपकी वन ऑफ द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया की कंडीशंस हैं। क्या क्या? फर्स्ट, आपकी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए। देखो आप ध्यान से देखो, ये रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। मैम ये वर्ड्स तो कहीं पढ़े हुए हैं, ये वर्ड्स आपने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि हमारे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो आया 2018 में, उसने क्या किया? उसने जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दी ना हमें, उसी को क्या बना दिया? उसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बना दिया। मतलब आप वो इंफॉर्मेशन, वो एलिमेंट रिपोर्ट करोगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो कौन सा जो रेलेवेंट है और फेथफुली रिप्रेजेंटेड हो सकता है। तो रिकॉग्निशन माइट नॉट प्रोवाइड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इफ देयर इज अनसर्टेनिटी ओवर द एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट और इफ देयर इज लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अगर लो प्रोबेबिलिटी है तो आप अकॉर्डिंगली अपना कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अराइज करोगे। अब इसके लिए मैम अगर एक बात बताओ, इफ देयर इज एन अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड, तो उस केस में हमारे पास क्या है? IAS 37 है। IAS 37 किसके बारे में बात करता है? प्रोविजंस, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टिजेंट एसेट्स के बारे में बात करता है। जिस केस में ये प्रोबेबल होता है, पक्का नहीं है, प्रोबेबल है कि आउटफ्लो या इनफ्लो होगा फाइनेंशियल रिसोर्सेज का या नहीं होगा।
Recognition of an element might not provide a faithful representation if there is a high degree of measurement uncertainty. अब हो सकता है recognition of an element आपको faithful representation ना दे अगर उसके measurement को लेकर uncertainty है. Judgment is required in deciding if recognition of an element is appropriate. This is why specific recognition criteria vary from one IFRS standard to another. इसीलिए इसका अलग अलग आपको recognition criteria दिया हुआ है. टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 स्टार्ट करते हैं. आप टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 में हमें क्या दिया हुआ है? बॉटल ऑपरेट्स इन द पब्लिशिंग इंडस्ट्री. द बॉटल ब्रांड इज हाईली रिस्पेक्टेड एंड एज अ रिजल्ट ऑफ बुक्स पब्लिश्ड बाय द बॉटल रिसीव एक्सटेंसिव कवरेज बोथ ऑनलाइन एंड इन नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रेस. The brand is internally generated and in accordance with IAS 38, intangible asset is not recognized in the bottle's financial statements. अब intangible statement, अब देखो ब्रांड की वैल्यू है, ब्रांड चल रहा है, ब्रांड का नेम है, लेकिन हम intangible assets जो internally generated है, जिनको एक्वायर नहीं किया जाता है, जिनके लिए कंसिडरेशन नहीं पे की जाती है, उनको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते. डिस्कस द एक्सटेंट टू विच द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज कंसिस्टेंट विद कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. अब हमने ये बताना है कि क्या ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंसिस्टेंट है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से. तो अब इस केस में यहाँ वो क्या कहते हैं? द ब्रांड इज एन इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय बॉटल. इट हैज द पोटेंशियल टू ब्रिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर दैट बॉटल ब्रांडेड बुक्स रिसीव. ठीक है. अब यहाँ पे उन्होंने ये तो मान लिया कि ये एक इकोनॉमिक रिसोर्स है, यानी कि ये एक एसेट है ना. डिस्पाइट मीटिंग द बेनिफिट ऑफ एलिमेंट द ब्रांड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. लेकिन फिर भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखो हमारे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया दिया हुआ था एसेट का, वो क्या रिकॉग्निशन क्राइटेरिया दिया था? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ये दिया था कि दैट शुड बी रेलेवेंट और फेथफुली रिप्रेजेंटेड. अब कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कि जो हम रेलेवेंट होती हैं बट अनसर्टेन है, और कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो फेथफुली रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी अनसर्टेन है. तो यहाँ पे उन्होंने वही आपका मैटर डिस्कस किया. कहते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क स्टेट्स एलिमेंट शुड नॉट ओनली रिकॉग्नाइज इफ दिस is only be recognized if it is relevant और faithfully representation है. if a degree of measurement uncertainty involved है, क्योंकि इसमें degree of measurement uncertainty involved है, तो हो सकता है इसकी faithful representation भी ना हो. तो दैट्स वाई आपके ब्रांड को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. यानी कि आप IAS 38 में जाओगे या IAS 36 पे जाओगे जो इंटेंजिबल इम्पेयरमेंट्स का है, या जो आपका IAS उसका है इंटेंजिबल एसेट्स का IAS है, उस केस में हमें यही पता देखने को मिलेगा कि सेल्फ जनरेटेड जो एसेट है आपके, उस केस में हम रिकॉग्नाइज नहीं करते उनको. ओनली परचेज्ड एसेट, परचेज्ड इंटेंजिबल एसेट जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपका डी रिकॉग्निशन का. मतलब अब हमने वो इवेंट के बारे में बात करनी है व्हेन मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से एसेट और लायबिलिटी को डी रिकॉग्नाइज करूंगी. कब डी रिकॉग्नाइज करते हैं? वो कहते हैं नॉर्मली एसेट और लायबिलिटी तब डी रिकॉग्नाइज करते हैं जब आप कंट्रोल उस एसेट के ऊपर खो देते हो, या आपके ऊपर अब लायबिलिटी के केस में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है. देखो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट था कि एसेट का तभी एक इकोनॉमिक रिसोर्स आपके पास एक एसेट तभी कहलाता है
जब आपका उसके पास कंट्रोल है। जब कंट्रोल ही खत्म हो गया तो हमने एसेट को रिकॉग्नाइज नहीं करना। सिमिलरली लायबिलिटी का मतलब क्या पढ़ा था हमने, क्लेम या ऑब्लिगेशन। अब इस क्लेम या ऑब्लिगेशन के जब ऑब्लिगेशन ही खत्म हो गया तो लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। अकाउंटिंग फॉर डी रिकॉग्निशन शुड फेथफुली रिप्रेजेंट द चेंजेस इन एन नेट एसेट्स, यानी कि इक्विटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आइदर इट इज रिड्यूस्ड और इट इज इंक्रीज, ये हमने देखना है। दिस इज अचीव बाय डी रिकॉग्नाइजिंग एनी ट्रांसफर्ड और एक्सपायर्ड और कंज्यूम्ड कंपोनेंट। हम डी रिकॉग्नाइज करेंगे मतलब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से निकाल देंगे। रिकॉग्नाइजिंग एनी गेन और लॉस, ये कहां पे जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस में, और जो रिटेन्ड कंपोनेंट होगा वो यहीं पे रहेगा। अब जैसे मान लो एक मशीनरी का पार्ट था, अगर उस मशीनरी के सिर्फ पार्ट को आपने बेचा है तो आप उस पार्ट को डी रिकॉग्नाइज करोगे। उस पार्ट को बेचने से, सेल करने से जो आपको गेन या लॉस हो रहा है वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाएगा। जो रिटेन्ड वाला कंपोनेंट है जिसके ऊपर अभी आपका कंट्रोल है, या जो रिटेन्ड लायबिलिटी है जिसमें अभी आपकी ऑब्लिगेशन है, वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉग्नाइज करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपका डी रिकॉग्निशन का एग्जाम्पल। अब डी रिकॉग्निशन के एग्जाम्पल में वो क्या कह रहे हैं, एन एंटिटी सेल्स अ बिल्डिंग फॉर 2 million एंड रिटेन्स द राइट टू बाय इट फॉर 3 million इन 5 years। ये क्या था, सेल एंड परचेज दोबारा। यहाँ पे क्या सिचुएशन है, एन एंटिटी सेल्स अ बिल्डिंग फॉर 2 million, 2 million की आपने सेल कर दी है, बट उसके पास राइट टू बाय है इसके कितना, 3 million का विद इन 5 years। एट द डेट ऑफ सेल द बिल्डिंग हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 7 million। ये आपने रेवेन्यू रिकॉग्निशन के टॉपिक में पढ़ा था आपके FR F7 पेपर में, जिसमें IFRS 15 हमने किया था। IFRS 15 में वो 5 स्टेप्स दिए हुए थे कि कब एक सेल पर आप क्या रिकॉग्नाइज करोगे, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। तो अब इस केस में अगर आपने कोई एसेट, मान लो बिल्डिंग 2 million की सेल कर दी और आपका राइट टू बाय है आपके पास उसको 3 million का विद इन 5 years में परचेज करने का, लेकिन उसकी जो फेयर वैल्यू है वो 7 million है। द एंटिटी डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिल्डिंग, डी रिकॉग्नाइज द बिल्डिंग फ्रॉम इट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्यों, क्योंकि कंट्रोल लॉस नहीं हुआ है ओवर द बिल्डिंग बिकॉज इट्स एबिलिटी टू बाय बैक द बिल्डिंग। द कैश रिसीव वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज लोन लायबिलिटी। कैश रिसीव जो है वो हम लोन लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये कंसीडर नहीं किया जाएगा कि आपका कंट्रोल लॉस्ट हो चुका है। सो दैट्स व्हाई दिस विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज लोन लायबिलिटी। अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, मेजरमेंट के बारे में। व्हेन रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एलिमेंट्स मस्ट बी क्वांटिफाइड इन मॉनेटरी टर्म्स। अभी देखो हम बात कर रहे थे रिकॉग्निशन के बारे में कि कब आप ये डिसाइड करोगे कि वेदर दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे एक पर्टिकुलर एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करना है, तो किस वैल्यू पे इंक्लूड करना है, दिस इज व्हाट वी कॉल मेजरमेंट क्राइटेरिया। मेजरमेंट क्राइटेरिया को आगे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इनिशियल मेजरमेंट एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ, जब आप किसी भी एसेट को फर्स्ट टाइम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट करते हो। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब हुआ जब आप किसी भी एसेट को किसी भी एसेट को सब्सिक्वेंटली रिपोर्ट करते हो। अब फॉर एग्जांपल IAS 16 में IAS 16 में आपने क्या पढ़ा था, IAS 16 में पढ़ा था आपने कि एसेट को मेजर करने के लिए आपके पास 2 मॉडल्स हैं। फर्स्ट इज कॉस्ट बेस्ड मॉडल एंड नेक्स्ट इज रीवैल्यूएशन मॉडल। इन दोनों के बेसिस पे आपने अपने एसेट्स को रिकॉग्नाइज करना है। आइदर यू कैन फॉलो कॉस्ट बेस्ड और रीवैल्यूएशन। When recognized in the financial statements, elements must be quantified in monetary terms. अब हम बात कर रहे थे subsequent measurement की। subsequent measurement देखो किस तरह से करते हैं। subsequent measurement मतलब initially अब मान लो मैंने cost based model select किया,
अब कॉस्ट बेस्ड मॉडल में मैं एवरी ईयर क्या चेक करूंगी कि क्या इस पर्टिकुलर एसेट में कोई रीवैल्यूएशन तो नहीं है, तो रीवैल्यूएशन मॉडल हो जाएगा। द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यानी कि क्या हुआ, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मतलब एक बार आपके एलिमेंट को इनिशियली जब रिकॉग्नाइज कर दिया तो कोई भी ऐसा इवेंट हुआ या फिर ईयर एंड आया जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की तो आपने अपने एलिमेंट को किस तरह से वैल्यू करना है, क्या उसकी वैल्यू में कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। The concept framework outlines two broad measurement bases: historical cost and current value. Selecting a measurement base, ठीक है। historical cost मतलब आपने अपने element को cost involved in obtaining, यानी कि आप कोई अगर हम हिस्टोरिकल कॉस्ट एसेट के केस में बात करें तो मतलब वो कॉस्ट जो उस पर्टिकुलर एसेट को ऑब्टेन करने के लिए की गई है तो उस पे हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। करंट वैल्यू में फर्दर 3 मेथड्स थे: फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज एंड करंट कॉस्ट। फेयर वैल्यू मतलब मार्केट में क्या वैल्यू है, वैल्यू इन यूज मतलब उस पर्टिकुलर एसेट से जो इकोनॉमिक बेनिफिट आपको रिसीव होंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू। करंट कॉस्ट का मतलब आज की डेट में अगर वो आप एसेट परचेज करोगे तो कितने का आपको उसकी कॉस्ट आएगी। दिस इज व्हाट वी कॉल करंट कॉस्ट मेथड। अब मैम इन तीनों में से या आपका जो 2 मेथड्स हैं इनका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यूजर्स बाय मेजरमेंट बेस मस्ट बी यूजफुल। आप दोनों मेथड्स में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए, दैट मस्ट बी यूजफुल। इन अदर वर्ड्स इट मस्ट बी रेलेवेंट, वो रेलेवेंट होना चाहिए एंड ऑफर अ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट हैव अकर्ड, और ट्रांजैक्शन का फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। When selecting a measurement base, the conceptual framework states that relevance is maximized. अगर आप measurement base select कर रहे हो, relevance कब maximize होगी? इफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर कंसीडर्ड, मतलब मेजरमेंट बेस को सिलेक्ट करते वक्त आपने ये इन बातों का ध्यान रखना है, क्या कि उस एसेट और लायबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है और वो एसेट और लायबिलिटी आपके फर्म की आपके फ्यूचर कैश फ्लोज को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। ये 2 चीजों का, ये 2 बातों का हमें ध्यान रखना है। कौन सा कि उसका कैरेक्टर क्या है, फिक्स्ड है, नॉन करंट है, करंट है, क्या कैरेक्टर है। दूसरा, उस एसेट और लायबिलिटी से आपका फ्यूचर कैश फ्लो किस तरह से चेंज होगा। दिस अप्लाइज टू द बोर्ड व्हेन डेवलपिंग और रिवाइजिंग एन IFRS स्टैंडर्ड। ये कब होगा, जब आप एक IFRS स्टैंडर्ड डेवलप कर रहे होगे। सिलेक्टिंग अ मेजरमेंट बेस, अब सिलेक्टिंग अ मेजरमेंट बेस के बारे में वो क्या कहते हैं, मिस्ड परचेजेस एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन ए प्राइम लोकेशन. Property prices are increasing in this area. As such, the value of property is susceptible to market factors and could substantially differ from the initial purchase price paid by miss. So, ये क्या है, ये आपको एक तरह से इंडिकेटर मिल रहा है कि जिस प्राइस पे आपने प्रॉपर्टी परचेज की थी अब हो सकता है वो चेंज हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं IAS 40 के बारे में। IAS 40 किस पे अप्लाई होता था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी जो हमने रेंटल गेन्स या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखी हुई है। अब इस केस में द फेयर वैल्यू मॉडल, इफ दे इंटेंड टू सेल द एसेट बिकॉज दिस मोस्ट फेथफुली रिप्रेजेंट द फ्यूचर कैश फ्लोज दे विल रिसीव फ्रॉम इट्स इवेंचुअल डिस्पोजल। अब फेयर वैल्यू मॉडल आप कब सिलेक्ट करोगे, जब आपकी इंटेंशन क्या है उस पर्टिकुलर एसेट को सेल करने की। क्यों, क्योंकि आपके कैश फ्लोज इफेक्ट होंगे। कॉस्ट मॉडल आप कब सिलेक्ट करोगे, अब जो प्रॉपर्टी परचेज की है मिस्ट में उसमें कॉस्ट मॉडल आप कब सिलेक्ट करोगे, अगर आपकी कोई इंटेंशन नहीं है प्रॉपर्टी को सेल करने की। दिस बेस्ट मैचेस द रेंटल इनकम जनरेटेड विद द कॉस्ट ऑफ एसेट।
ये ही आपकी कॉस्ट मॉडल ही आपका बेस्ट एस्टिमेट होगा। आपकी रेंटल इनकम, देखो आपने इकोनॉमिक, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आप इकोनॉमिक बेनिफिट किस तरह से रियलाइज कर रहे हो। क्या आप इकोनॉमिक बेनिफिट थ्रू सेल ऑफ एसेट रियलाइज कर रहे हो, तब तो फेयर वैल्यू मॉडल हो जो मार्केट में वैल्यू है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक बेनिफिट रियलाइज कर रहे हो एसेट के रेंटल इनकम से, तो उस केस में हमारे पास कॉस्ट मॉडल इफेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के बारे में। Effective presentation and disclosure. Effective presentation and disclosure is a balance between allowing entities to flexibly report relevant information about their financial performance and position, and requiring information that enables comparison to be drawn year on year with other entities. अब इस केस में इफेक्टिव प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर का अफेक्ट हमने किया कि क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर आप फ्लेक्सिबली रिपोर्ट करोगे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट योर फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस, तो उस केस में ईयर टू ईयर कंपैरिजंस अनेबल होंगे। यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो इजीली कंपेयर कर पाएंगे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड अकॉर्डिंगली उनको इकोनॉमिक डिसीजन लेना इजी हो जाएगा। द बोर्ड believes that entity specific information is more useful than standardized description। बजाय कि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज डिस्क्रिप्शन देने के, अगर आपके यूजर को एंटिटी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल रही है, सिर्फ आपकी एंटिटी से रिलेटेड ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो वो इंफॉर्मेशन ज्यादा रेलेवेंट है। डुप्लीकेशन मेक्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेस अंडरस्टैंडेबल। अगर आप स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया यूज करोगे तो ये डुप्लीकेशन हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जो कि लेस अंडरस्टैंडेबल है। नेक्स्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन के केस में हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या कहता है कि एसेट और लायबिलिटी ऑफ सिमिलर नेचर या सिमिलर कैरेक्टर जो है वो क्लासिफाई आपने सेम हेड में करने हैं, आपने सेम हेड में क्लासिफाई करने हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन में एक एग्जांपल क्या है, एट द रिपोर्टिंग डेट बॉटल्ड ओन 10 मिलियन टू अ बैंक, ओड 10 मिलियन टू अ बैंक, मतलब एक लोन जो है आपका लायबिलिटी पेंडिंग है, जो आपने बैंक को रीपे करनी है। लायबिलिटी की वैल्यू क्या है, 10 मिलियन। इसमें से जो 1 मिलियन की लायबिलिटी है इज ड्यू फॉर रीपेमेंट विद इन 12 मंथ्स, यानी कि अगले 12 मंथ्स में आपका ये लोन ड्यू हो जाएगा। और इसीलिए हम इसको क्या क्लासिफाई करेंगे, करंट लायबिलिटी क्लासिफाई करेंगे। क्यों, इस 1 मिलियन का जो नेचर है ये सिमिलर है किसके, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज के। और जो रिमेनिंग 9 मिलियन है आपका वो नॉन करंट लायबिलिटी से में क्लासिफाई होगा। ऑफसेटिंग क्लासिफाई डिसिमिलर आइटम्स टुगेदर एंड इज देयरफॉर जनरली नॉट एप्रोप्रिएट। अब जो डिसिमिलर आइटम्स हैं उनको ऑफसेट करना अलाउ नहीं करता हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, सिर्फ जो सिमिलर आइटम्स हैं उनका ही नेटिंग हमें अलाउड है। नेक्स्ट आपका है एग्रीगेशन का प्रिंसिपल। एग्रीगेशन के केस में उन्होंने क्या कहा, एग्रीगेशन रेफर्स टू एडिंग टुगेदर ऑफ आइटम्स दैट हैव शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यानी कि आप जो सिमिलर नेचर के आइटम्स हैं उनको क्या कर दोगे, एग्रीगेट कर दोगे। एग्रीगेशन कब यूजफुल होगी, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को समराइज्ड फॉर्म में शो करती है, दैट वुड अदरवाइज बी टू डिटेल्ड, क्योंकि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को क्विकली अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल है, दैट्स व्हाई हम एग्रीगेशन का इन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। Next, different levels of aggregation will be required throughout the financial statements. For example, the statement of profit or may be heavily aggregated, but accompanying disclosure notes will disaggregate the information. इसके साथ के related disclosures भी आपको देने हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आपका क्या कहता है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आपका ये कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एंटिटीज परफॉर्मेंस।
एंटिटी परफॉर्मेंस जो रिपोर्ट की जाती है 90% आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू रिपोर्ट की जाती है. एज सच इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड नॉर्मली बी रिकॉग्नाइज इन दिस स्टेटमेंट. इनकम एंड एक्सपेंसेस इस स्टेटमेंट में हम रिकॉग्नाइज करते हैं. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब इनकम एंड एक्सपेंसेस. व्हेन डेवलपिंग और रिवाइजिंग स्टैंडर्ड्स द बोर्ड नोट्स दैट इट माइट रिक्वायर इनकम एंड एक्सपेंसेस टू बी प्रेजेंटेड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम if it results from remeasuring an income to current and if this means that its profit or loss provides relevant information. अब according to standard, when developing or revising standard, the board notes that it might require an income on expenses in other comprehensive income. कुछ income और expenses ऐसे हैं जो हम rather than reporting it in profit or loss account हम OCI में report करते हैं. क्यों? क्योंकि वो ज्यादा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देंगे और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होगी. जैसे आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस के बारे में पढ़ा था IAS 16 में. Income and expenditure included in OCI income should be reclassified to profit or loss. When doing so, results in profit or loss providing more relevant information. अब आपने IAS 16 में हमने ये पढ़ा था जब भी whenever a property is revalued, जब भी एक प्रॉपर्टी रीवैल्यू की जाती है तो जो रीवैल्यूएशन गेन्स अराइज होते हैं वो हम कहाँ पे रिपोर्ट करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रीवैल्यूएशन सरप्लस के नेम से. यानी कि ये रीवैल्यूएशन सरप्लस आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट नहीं बनता. हम इसको डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ऐड करते हैं. अब ये रीवैल्यूएशन सरप्लस रिक्लासिफाई होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कब? जब आपको ये गेन जो रीवैल्यूएशन का अराइज हुआ था वो कैश में रियलाइज हो गया. तो अब इस केस में हम क्या करें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम शुड बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट और लॉस. अगर आपने कोई इनकम एंड एक्सपेंडिचर OCI में रिपोर्ट किया है वो रिक्लासिफाई होगा P&L अकाउंट में जब आपको वो मोर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे. यानी कि कोई ऐसा इवेंट हो जो आपको ज्यादा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है. However, the board may decide that reclassification is not appropriate अगर कोई क्लियर बेसिस नहीं है या अमाउंट या टाइमिंग उसकी रिक्लासिफिकेशन का नहीं है. अब ऐसे भी कुछ इनकम एंड एक्सपेंडिचर होंगे जो कभी रिक्लासिफाई नहीं होंगे P&L अकाउंट में. सो यहाँ तक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड OCI का पार्ट खत्म होता है. नेक्स्ट पार्ट आपका क्रिटिसिज्म ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे. थैंक यू.